चलिए बेटा, आज ना आपके ग्रुप में 3 नए स्टूडेंट्स थे, माधवी, खुशी और एक और साथ में हैरी। तो बेटा आप तीनों के साथ जो आज ये लेक्चर है ना, हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग। तो प्लीज बेटा बाकी सारे बुरा मत मानना अगर बार-बार इन तीनों का नाम बोलूं, क्योंकि इन तीनों की आप मेरे साथ ग्रुप में पहली क्लास थी। और बेटा आपके साथ जो लेक्चर कर रहा था ना, तीनों ने जो करना है, दैट वाज आवर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था केमिकल बॉन्डिंग, और इसका आज मैंने लास्ट टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट करनी थी, दैट वाज आवर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर बेटा आज हम लोग इस थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपके सीबीएसई का पेपर उठाओ या कंपटीशन का, हर साल बेटा आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कोई ना कोई रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। अब देखो आप सबके साथ मैंने इवन आप तीनों के साथ AB2 से लेकर AB7 के केसेस किए थे। याद अगर पहला केस मुश्किल लगा AB2, तो सेकंड केस समझ आ गया AB3, AB3 नहीं आया तो AB4 नहीं आया तो AB5, एटलीस्ट AB7 तक आते आते आप सबको मेरे साथ कंसेप्ट क्लियर हो जाते थे। ऐसे ही बेटा यहाँ पर ना आज हम लोगों ने 10 केसेस करने हैं ऑफ आवर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पेपर में इसके इतने रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं ना, अरेंज करो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बेटा इस टॉपिक को ना थोड़ा सा ध्यान से मेरे साथ समझने की कोशिश करना। अगर आपको मुश्किल लगेगा, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इस पूरे टॉपिक को रिपीट कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? और एक बेटा आप संडे, इस संडे हमारा, मैं आपके एमसीक्यू का टेस्ट चेक कर दूंगा बेटा कल। तो आपका इस संडे हमारा टेस्ट आएगा केमिकल बॉन्डिंग का, अप टू वेस्पर थ्योरी। क्लियर? वेस्पर थ्योरी तक बेटा मैंने इसको ना चैप्टर बड़ा था, 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। तुम्हारा पहला टेस्ट आएगा अप टू वेस्पर थ्योरी। तो मैं, अगर आप कहो तैयारी के लिए टाइम मिल जाए, क्लियर, हम लोग मंडे को मैं ग्रुप के टाइम आपको टेस्ट अपलोड कर दूंगा 3:30, आपको 5 बजे तक मुझे वो टेस्ट सबमिट करना है। ठीक है बेटा, ताकि आपको 2 दिन तैयारी के मिल जाए, सैटरडे संडे। अगर आप में से किसी को कोई डाउट आए अप टू वेस्पर थ्योरी, आप बेटा मुझे चाहे कल चाहे संडे रिंग करके अपने डाउट्स दूर करो। और आपका मंडे को ग्रुप के टाइम, क्योंकि बेटा आप सबकी गुड विशेष से ना हमारा सिलेबस ठीक चल रहा है, बस बीच में टेस्ट मैंने नहीं लिया था। तो आपका मंडे को ग्रुप के टाइम 3:30 to 5 मैं आपका टेस्ट रखूंगा केमिकल बॉन्डिंग अप टू वेस्पर थ्योरी। सबको क्लियर हुआ ये टेस्ट का कि नहीं? हाँ जी बेटा, ठीक है। यस सर। पक्का? और यस सर। तैयारी के साथ बेटा, तैयारी के साथ मंडे को सबने टेस्ट देना है अप टू वेस्पर थ्योरी। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे ये, और फिर आगे जब होगा नेक्स्ट क्लास, उसमें हम लोग करेंगे अपना नया चैप्टर, और फिर तुम्हारा आ जाएगा वेस्पर थ्योरी के आगे का नेक्स्ट संडे टेस्ट आ जाएगा। तो मंडे आपका टेस्ट सर आएगा, मंडे को उससे है, सर पहले संडे को है? बेटा मंडे को ग्रुप के टाइम 3:30 to 5। ओके सर। ठीक। अब बेटा आज आपके साथ मैंने स्टार्ट करनी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस थ्योरी में जैसे मैंने आप तीनों के साथ, खुशी, माधवी और साथ में हैरी, बेटा मैंने आप सबके साथ फिलिंग ऑर्डर, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के कंसेप्ट भी किए थे, है ना? एक मिनट बेटा, आप में से किसी फ्रेंड का ही फोन आ रहा है, एक मिनट। तो आपने भी मेरे साथ याद है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का कंसेप्ट किया था। तो आप सारे एक बार बताओगे, जब मैंने ऐसे ओवरलैप किया, ये पहला ओवरलैप था, ये मेरा साइडवेज ओवरलैप था। तो इस ओवरलैप को जो हेड ऑन कोलिजन था, इसे हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते थे या पाई? सिग्मा बॉन्ड। गुड। जो हमारी हेड ऑन कोलिजन थी दैट वाज आवर सिग्मा बॉन्ड, और जो हमारा साइडवेज ओवरलैप था, साइडवेज ओवरलैप, दैट वाज आवर पाई बॉन्ड। इतना सबको ध्यान में है ना बेटा? तो आज ना आपके साथ बेटा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इस थ्योरी में मैंने आपके साथ पहला केस आया करना है H2। H2 के बाद फिर सेकंड केस आएगा हमारे पास हीलियम 2, फिर हमारे पास आएगा लिथियम 2, ऐसे बेटा लास्ट केस हमारे पास आएगा नियॉन 2। तो हम लोगों ने यहाँ से 10 केसेस टोटल करने हैं। अगर आपको मेरे साथ याद हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, और इधर क्या आ गया नियॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये
इधर मैंने कर दिया हाइड्रोजन और इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया हीलियम। तो बेटा हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वी हैव टू डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ दीज डाइएटॉमिक स्पीसीज। इन सबको डाइएटॉमिक स्पीसीज, जैसे देखो मैंने H को H2, He को He2, लिथियम को ट्वाइस और यहाँ पे लास्ट केस कौन सा आएगा नियॉन 2। तो वी हैव टू डिस्कस आवर 10 केसेस। तो बेटा हर साल मेरे पास ना इन दिनों में कुछ स्टूडेंट्स आते थे। तो मुझे याद है मेरा जो स्टूडेंट काफी साल पहले जो एक टॉपर रहा था ट्राई सिटी का, उसका ना आप जाओगे ये मनी माजरा स्कूल अगर आपका एडमिशन हुआ, वहाँ उसकी फोटोग्राफ भी लग रखी है पलक छाबड़ा। तो वो बेटा जब मेरे पास आई थी ना केमिकल बॉन्डिंग हमारा टॉपिक चल रहा था, तो उसने जब ये टॉपिक किया कहती खन्ना सर जहाँ से मैं पढ़कर आई थी ये टॉपिक, वहां पर टीचर्स ने उन्हें क्या कहा था कि ये 10 केसेस के टेबल है, तीन तीन 30, उन्होंने 30 प्रॉपर्टीज को इन बच्चों को क्रैम करने के लिए कहा था। पर अगर आपको मेरे साथ पढ़ाने का थोड़ा सा भी लॉजिक क्लियर हो रहा है, याद है AP2 से AP7 फिर हमने किए थे डिस्टॉर्टेड केसेस, टोटल देवर 14 और 15 केसेस। मैंने किसी को भी क्रैम नहीं किया था, मैंने सब में उनके लॉजिक्स पकड़े थे। ऐसे ही बेटा आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और आपको यहाँ पे एक बार समझ आना स्टार्ट हो जाए बड़ा आसान है। तो बेटा मैं आपके स्टेज में ना इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखता था, हाइड्रोजन से लेकर Ne2 की, यहाँ से स्टार्ट होती थी और वहां तक पहुंच जाती थी एंड तक। तो मैं उसी ऑर्डर को याद करता था। धीरे धीरे पढ़ाते हो तुम बच्चों को कुछ लॉजिक्स क्लियर हुए, उसी पे इसको एक्सप्लेन करने लगा। तो बेटा इस थ्योरी का सबसे पहला जो यूज था, पहला यूज, दिस थ्योरी हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट वेदर आवर गिवन diatomic species, that means H2, He2, Li2 up to Ne2, these can exist or not, कि ये एग्जिस्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये इस थ्योरी की पहली एप्लीकेशन थी। सेकंड बेटा ये थ्योरी हमें हेल्प करेगा टू प्रेडिक्ट वेदर आवर गिवन स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक, कि जो मेरा गिवन स्पीसीज है, गिवन मॉलिक्यूल है, ये पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है। कैसे, अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट याद करा दूं, ये p ऑर्बिटल था, इस p ऑर्बिटल में एक बार मैंने यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शो किए, एक बार मैंने यहाँ पर p ऑर्बिटल में यहाँ पर क्या किया 1 2 1 2 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन। तो अब खुशी को, माधवी को और मेधावी को और साथ में इसे हैरी को ये कंसेप्ट मुश्किल लगेगा। आप बताओगे बेटा यहाँ पर कौन सा स्पीसीज पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डाईमैग्नेटिक, पहला केस और दूसरा, ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में किया था। तो आप बताओगे पहला केस जो है सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है, तो दिस विल बी पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक। गुड बेटा, क्योंकि अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप थे। माफी बेटा अब आप ध्यान रखना, सॉरी मैम, एक एक मिनट बेटा बस। हाँ जी माधवी बेटा, अब एक मेरे साथ यहाँ पे ध्यान में रखना कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप, तो ये एक दूसरे की मैग्नेटिक मूवमेंट क्या करते हैं, खत्म खत्म। तो दिस स्पीसीज बिकम डाईमैग्नेटिक इन नेचर। ये स्पीसीज हमारे पास है डाईमैग्नेटिक इन नेचर। और जहां पर हमारे पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, एक भी, then these species are said to be paramagnetic in nature। इन्हें हम लोग कहेंगे पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये या तो ये डायमैग्नेटिक या ये क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। तो बाकी सबको तो क्लियर होगा। अब आप बताओ खुशी, माधवी और हैरी तीनों को क्लियर हुआ बेटा? अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है तो डायमैग्नेटिक, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ध्यान में रहेगा? Yes, sir. यस सर। गुड बेटा। तो अब बेटा यहाँ पे ना आपके कंपटीशन में एक बार क्वेश्चन आ गया था, सिर्फ ये एक थ्योरी है which would explain paramagnetic behavior of oxygen। देख अभी तक याद है ऑक्सीजन का हम लोग हर बार ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे। अगर हम लोग ऑक्सीजन का ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे, देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे के पास आ रहे पेयर्ड अप, 1 2 3 4, 4 मेरे पास लोन पेयर थे और 2 मेरे पास यहाँ पर क्या थे, बॉन्डेड पेयर। तो इससे ये क्या लग रहा था, ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है। तो बेटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाज बेसिकली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। दिस कुड बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये कांसेप्ट सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्लियर करेगा। क्लियर, ये ध्यान में रहेगा। तो पेपर में एक बार आ रखा है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन्ड। आपको सारी थ्योरीज आ गई, हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्लियर, बाकी सारी थ्योरीज के नाम आ गए। और किसी किसी को स्ट्राइक करता है कि खन्ना सर ने कहा था सिर्फ एक ये थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, व्हिच विल हेल्प अस टू एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। फिर बेटा दो एप्लीकेशन देखो मैंने बता दी। पहला
whether this molecule can exist or not. Second, this theory helps us to predict paramagnetic or diamagnetic behavior. और थर्ड इसकी एप्लीकेशन आएगी बेटा, वी कैन फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ आवर गिवन स्पीसीज। मैं इनके बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकता हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है या बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो बेटा आप सोचकर आंसर देना। मैंने आपको दिया कार्बन कार्बन, एक बार दिया कार्बन डबल, एक बार कार्बन दिया ट्रिपल। तो इसमें बताओ कि हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या है, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस में। फर्स्ट केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या बोले? हाँ जी बेटा, फर्स्ट केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? एक ही बॉन्ड है। तो याद है मैंने आपको बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी क्लियर किया था। तो फर्स्ट केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 1। सेकंड केस में कार्बन कार्बन में 2 बॉन्ड्स है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2। थर्ड केस में कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड्स है? 3। तो दिस वाज आवर बॉन्ड ऑर्डर वाज 3। ये था बेटा बॉन्ड ऑर्डर। इस थ्योरी के 3 बेसिक एप्लीकेशन। फर्स्ट, we can find out whether molecule can exist or not. Second, we can predict paramagnetic or diamagnetic behavior. Third, we can find out whether our given what is the bond order of our given species. तो बेटा आज की थ्योरी के स्टार्टिंग में, आज के लेक्चर में 3 एप्लीकेशंस आएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनमें 3 एप्लीकेशंस और ऐड कर दूंगा। तो बेटा 3 एप्लीकेशंस आज। फर्स्ट, मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट और नॉट। सेकंड, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। एंड थर्ड, वी कैन फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ आवर गिवन स्पीसीज। अब बताओ बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हो रहा है मेरे साथ? अब इसे थोड़ा सा अगर और डिटेल लेकर जाना है, अब एग्जांपल के बेस पे करें। हाँ जी बेटा, इसे एग्जांपल के बेस पे करें। यस बेटा सर। देखो इसमें होता क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मेरे पास हाइड्रोजन की फॉर्मेशन सपोज करनी थी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो याद है आप सबने मुझसे किया, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। क्लियर? अब हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, तो याद है ये मेरे पास न्यूक्लियस आ गया और यहाँ पर मेरे पास इसके आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास क्या, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये हाइड्रोजन का 1s केस आ गया। ऐसे यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन है, इसमें भी क्या था? 1s1। इसमें भी मेरे पास क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और साथ में यहाँ पर वी आर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट आल्सो। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। मानते हो ना बेटा इतना कंसेप्ट? ये मेरे पास क्या था? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी मेरे पास क्या था? एटॉमिक ऑर्बिटल। अब क्या होगा बेटा, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे। तो हम लोगों ने पहले क्या किया था, यहाँ पर भी न्यूक्लियस, यहाँ पर भी न्यूक्लियस। तो अगर आपको ध्यान दो, मैं ऐसे शो करता था, ऐसे शो कर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते थे? पेयर्ड अप। तो दिस वाज गिविंग अस फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। किया था ये कंसेप्ट सबने मेरे साथ? आपने मेरे साथ माधवी, हैरी और खुशी किया था इन द फॉर्मेशन ऑफ एसएस ओवरलैप। ये हमारे पास क्या था? एसएस ओवरलैप का कंसेप्ट। आज बेटा इस कंसेप्ट को मैंने एक्सप्लेन करना था ऑन द बेसिस ऑफ आवर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसमें अगर आपको ध्यान में, मैं शुरू से करता था, ये मेरा पहला ओवरलैप है, ये मेरे ओवरलैप क्या थे? साइडवेज। तो मैंने साइडवेज में सिमेट्री का ध्यान रखा था। सिमेट्री का ध्यान मींस मैंने कहा था आगे का डोर आगे के साथ और पीछे वाला डोर पीछे के साथ। क्लियर? इसी कंसेप्ट को आज यूज करेंगे फॉर आवर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंसेप्ट। तो इसमें बेटा क्या होता है, जब भी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, अगर मैं जस्ट जनरल लॉजिक दूं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल इधर है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास इधर है। इधर हमारे पास एनर्जी क्या इंक्रीज कर रहा है? क्लियर? एनर्जी इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे एनर्जी बढ़ रहा है। तो बेटा एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये था, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। ये दोनों ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, मिक्स होके वी विल गेट फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मुझे 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है? वन ऑर्बिटल मूव्स लोअर इन एनर्जी, एक ऑर्बिटल जाएगा लोअर इन एनर्जी एंड वन ऑर्बिटल मूव्स हायर इन एनर्जी। जो ऑर्बिटल बेटा लोअर जाता है एनर्जी में, तो याद है मुझसे सबने किया है, अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या थी? ज्यादा। तो दिस ऑर्बिटल इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, दिस इज नोन एज आवर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज नोन एज आवर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो ऑर्बिटल जाएगा ऊपर एनर्जी में, विच मूव्स हायर इन एनर्जी, अगर वो गया हायर इन एनर्जी तो स्टेबिलिटी क्या थी? कम। तो इसे हम लोग नाम देंगे, दिस विल बी नोन एज आवर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
This will be known as our anti-bonding molecular orbital. ये बेटा आज हमारी molecular orbital theory का सबसे बड़ा basic था कि एक atomic orbital इधर भी second atomic orbital, these will mix among themselves. ये आपस में mix होंगे, mix होकर हमें नए orbitals देंगे, which will be known as bonding molecular orbital if it moves lower in energy. और एक orbital क्या चला जाएगा higher in energy. This is known as our anti-bonding molecular orbital. अब बताओ बेटा, जस्ट एक मैंने वर्ड दिया, अभी कोई आपको डेफिनेशन नहीं दिया, कुछ नहीं, ये थोड़ा सा क्लियर हुआ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ जी बेटा, समझ आया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? Yes, sir. क्लियर। तो बेटा इसमें ना आगे अगर थोड़ा सा और अब इसे डिटेल लेकर जाए कि खन्ना सर ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारे पास कैसे फाइंड होंगे, कैसे फॉर्म होंगे, तो बेटा इनमें ध्यान रखना हमें सिमेट्री का, कि अगर ऑर्बिटल्स की सिमेट्री सेम है देन दीस विल गिव अस फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर उनकी सिमेट्री सेम नहीं है दैट विल गिव अस फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे देखो सिंपल सा मैंने आपके साथ एग्जांपल लिया, मैंने एग्जांपल सिंपल सा क्या लिया, ये मेरे पास न्यूक्लियस है और ये मेरे पास एक ऑर्बिटल है जिसका साइन दे दिया पॉजिटिव। मैंने एक और एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे कंसीडर किया न्यूक्लियस, और यहाँ पर इसके पास साइन भी क्या था, पॉजिटिव था। तो बेटा सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना, अगर मैंने दोनों में पॉजिटिव शो किया दिस रिप्रेजेंट्स देयर सिमेट्री, तो अगर दोनों की सिमेट्री पॉजिटिव पॉजिटिव है, दिस वाज आवर वन एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मेरे पास क्या था, सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल था, तो दोनों को मैंने मिक्स किया तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल। तो ये इनके न्यूक्लियस आ गए, ये न्यूक्लियस, और देखो बीच में इन दोनों के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, तो दिस वाज नोन एज आवर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये था हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये अब हो क्या सकता है, इन दोनों की सिमेट्री सेम ना हो, जैसे मेरे पास एक ये न्यूक्लियस है इसमें पॉजिटिव, एक दूसरा न्यूक्लियस लिया इस बार इसकी सिमेट्री क्या है, नेगेटिव। क्लियर। अब इन दोनों ऑर्बिटल्स को मिक्स किया तो इस बार क्या होगा, इन दोनों देखो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में बढ़ा, अगर मैं यहाँ पर ये लेता पॉजिटिव और नेगेटिव, इस बार क्या हुआ, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैक पे इंक्रीज कर दी, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर इंक्रीज कर गया, तो दैट मींस इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी, कम, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी, कम, तो दिस इज नोन एज आवर एंटी बॉन्डिंग, this is known as our anti-bonding molecular orbital. This is known as our anti-bonding molecular orbital. ये था बेटा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बेसिक सा कंसेप्ट। तो अब बताओ बेटा एटलीस्ट सिमेट्री के बेस पे, क्योंकि हर बार छोटी क्लास से क्या पढ़ा था, ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं अट्रैक्ट और सिमिलर चार्जेस रिपेल, और बेटा यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, हम यहाँ पर हमारे पास चार्जेस नहीं है, दीज आर रिप्रेजेंटिंग सिमेट्री। अगर सिमेट्री है तो अगर इनका साइन सेम है दैट विल गिव अस फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर इनके पास यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्बिटल्स है these are having opposite symmetry, अगर these are not having same symmetry then this will give us formation of anti bonding molecular orbital। तो बेटा आपके सीबीएसई के पेपर में हो सकता है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डिफरेंस आ जाए, क्लियर, नहीं तो कॉम्पिटिशन तक हमारे पास इनके फिलिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब बताओ बेटा एक एग्जांपल के बेस पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आया मेरे साथ कि नहीं? हाँ जी बेटा, सर थोड़ा सा ही आया। थोड़ा सा, ये कौन बोला थोड़ा सा, पार्थ के कुमार? सर वैभव। अच्छा वैभव, ये देख यहाँ पे ये ऑर्बिटल कौन सा था, 1s, ये ऑर्बिटल कौन सा, 1s, ये ऑर्बिटल कौन सा, 1s, ये भी क्या था, 1s। तो देखो इस बार पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो क्या हुआ, सिमेट्री सेम थी, तो इसमें बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई, तो दिस गिव्स अस फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हो सकता है इन दोनों ऑर्बिटल्स की सिमेट्री क्या थी, अलग है, एक प्लस है और एक की सिमेट्री क्या, माइनस, अगर इनको ओवरलैप किया तो इस बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में नहीं बढ़ी दोनों न्यूक्लियस के, बट अवे, so that is in between these two nucleus electron density decreases, this is known as our anti bonding molecular orbital। पहले ये बताओ इसका ड्रॉ कर लिया सबने? यस सर। कर लिया।
तो बेटा चल, अगर ये एग्जांपल इससे नहीं क्लियर हुआ, इसका एक और एग्जांपल पकड़ते हैं। क्लियर? अब मैंने आपके साथ पकड़ा 2p का कंसेप्ट। क्लियर? 2p याद है, p ऑर्बिटल की हमारे पास शेप, p ऑर्बिटल की हमारे पास शेप यहाँ पर क्या थी, आती थी ये शेप। हाँ जी बेटा, आती थी p ऑर्बिटल की ये शेप। यस सर। तो चलो इसके नीचे भी मैंने लिख दिया 2p। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसकी सिमेट्री कर दी पॉजिटिव, इसकी सिमेट्री कर दी नेगेटिव, इसकी सिमेट्री कर दी पॉजिटिव, इसकी सिमेट्री कर दी नेगेटिव। अब देखोगे ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया तो मेरे पास पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो दैट मींस बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। मानते हो बेटा कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर गया। अब ये नेगेटिव मेरा इस साइड पे है और ये नेगेटिव मेरा इस साइड है, तो ये पॉजिटिव आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव। एक कंसेप्ट ये आ गया। क्लियर? तो ऐसे ही एक और इधर ड्रॉ किया, एक, और साथ में यहाँ पर क्या था, ये मेरे पास सेकंड था, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस बार चांसेस क्या था, इधर नेगेटिव कर दिया, इधर पॉजिटिव। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है 2p, और ये भी क्या था 2p। अब देखो ये एक पॉजिटिव है, एक क्या नेगेटिव है। इस बार इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बीच में नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ बढ़ गई, आउटसाइड। इस बार इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई आउटसाइड। तो तुम लोग यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर साइन क्या, नेगेटिव, यहाँ पे साइन नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। इस बार दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम। अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो दिस इज नोन एज आवर एंटी बॉन्डिंग। दिस वाज आवर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एमओ लिखता जाओ बार बार इतना बड़ा वर्ड। ऐसे यहाँ पर क्या हुआ, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, तो दिस वाज नोन एज आवर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमारे पास क्या आ गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बताओ बेटा, सबको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ मेरे साथ? हाँ जी बेटा, हुआ क्लियर? Yes, sir. यस सर। गुड। अब देखो जब 1s में किया था बॉन्डिंग, तो उसको बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा, और फुट में क्या कर दूंगा 1s। जब किया था एंटी बॉन्डिंग तो वहां पर हम लोग कर देंगे सिग्मा, इसके ऊपर बना देंगे स्टार और साथ में 1s। ये कौन सा था, अगर याद करो मैंने आपके सबके साथ किया है कि हम लोग यहाँ पर हर बार ये बताओगे पहले बेटा, यहाँ पे जब ये कोलाइड करे, ये कोलिजन हेड ऑन है या साइडवेज? इसमें कोलिजन क्या हो रही है, हेड ऑन या साइडवेज? हेड ऑन। अगर हेड ऑन था गुड, तो याद है मैंने आपको शुरू से कहा था पहली कोलिजन हेड ऑन है तो इस ऑर्बिटल को क्या लेते थे, pz। तो यहाँ पर ये 2pz था, तो बेटा इस बॉन्डिंग ऑर्बिटल को मैंने आज नया नाम दे दिया सिग्मा 2pz। और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग का कंसेप्ट आ रहा था, तो इसको मैंने नाम दे दिया सिग्मा स्टार 2pz। ये था बेटा आज हमारे पास रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे, ये हमारे पास कौन से थे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेटा आप, हाँ जी सर वो सिग्मा स्टार 1s वाला समझ में नहीं आया। बेटा, ये देख यहाँ पर मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा था, 2pz। इस बार दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो अगर कम है तो हम लोग एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेंगे बाय सिग्मा स्टार। और कौन सा ऑर्बिटल मिक्स हो रहा था, 2pz और 2pz, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज आवर सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ पर दोनों क्या कर रहे थे, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन से क्या बॉन्ड बन रहा था, सिग्मा। कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा था, 2pz और 2pz। इसके इसके फुट में लिख दिया सिग्मा 2pz। ये था बेटा इनकी रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट। तो जहां पर स्टार आ जाएगा, हाई एनर्जी, दिस रिप्रेजेंट्स आवर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जहां पर मैं लिखूंगा एज सच सिग्मा, दैट विल रिप्रेजेंट आवर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनको कहेंगे बॉन्डिंग। तो ऐसे देखो यहाँ पर और कौन सा आ जाएगा, पाई। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई स्टार। अगर आप में से किसी को याद हो, पाई होता था 2px या फिर पाई क्या होता था 2py। ऐसे यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे पाई स्टार 2px और साथ में क्या आ जाएगा पाई स्टार 2py। हमारे पास ये पाई बॉन्ड्स का कंसेप्ट आएगा। क्लियर? तो अब बस अभी ये ध्यान रखो, अगर मैंने इनके ऊपर कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया तो दिस रिप्रेजेंट्स आवर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर इन पे स्टार्स बना दिए, दिस रिप्रेजेंट्स आवर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतना तो ध्यान में रहेगा। हाँ जी बेटा, Yes, sir. यस सर, नो सर। तो अब इनके बेसिस पे मैं आपको एक दो अब डेफिनेशन लिखवा सकता था।
हाँ जी बेटा, लिखवा सकता था व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? हाँ जी, लिखवा सकता था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो Yes, एक sir. जगह Yes, लिख लो sir. व्हाट डू यू मीन बाय दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये किसी पेपर में नहीं आएगा बेटा, पर हमारे पास रीजनिंग के कंसेप्ट के लिए था। क्या था यहाँ पर? तो इनके बीच में मैंने इलेक्ट्रोनेसिटी क्या कर दी थी? इंक्रीज। क्लियर? तो लिख लो बेटा व्हाट डू यू मीन बाय दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फर्स्ट। Molecular orbital represents electron cloud. Molecular orbital represents electron cloud extends around the nucleus of both atoms. Electron cloud extends around the nucleus of both atoms. अब देखो बेटा, जब मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सटेंड्स, एक मैंने 1s का ये कंसेप्ट ड्रॉ किया था, एक मैंने 1s का कंसेप्ट ये रिप्रेजेंट किया था। इधर पॉजिटिव था, इधर क्या था? नेगेटिव। देखो बेटा, इसमें 1s ऑर्बिटल था, तो ये एटॉम रीजन है, तो ये आ गया सिग्मा 1s। यहाँ पे दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो ये सिग्मा स्टार, और इसके फुट में क्या कर दिया? 1s। अब बताओ बेटा, सबको मेरे साथ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ कैसे था? हाँ जी बेटा, क्लियर? Yes, sir. क्लियर, चलो गुड। तो बेटा अब इस टॉपिक को आगे ले जाने से पहले हम लोग एक बार इनके डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करें। यहाँ पर मैंने आपके साथ लिख दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पर मैंने आपके साथ लिख दिया बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, आज मैंने इन दोनों के ना आपको डिफरेंसेस क्लियर करने थे, और बॉन्डिंग एंड ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके लिए ना तुम्हारी बुक्स में बेटा फिगर बने हुए हैं, पहले फिगर को क्लियर करें। मेरे पास क्या था, इतना तो सबको याद है ना, सबके साथ, इवन माधवी, खुशी और हैरी के साथ मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया था ऑर्बिटल का। ऑर्बिटल बेसिकली क्या था? वेव करेक्टर था। तो बेटा क्या था, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन का वेव करेक्टर ये है, ये एक इलेक्ट्रॉन का हमारे पास वेव करेक्टर ये था, ये एक करेक्टर ये था। ऐसे बेटा एक और मैंने यहाँ पर नीचे वेव शो की, मैंने एक और नीचे वेव ऐसे शो कर दी। अब बेटा ध्यान से देखो, ये मेरे पास था इलेक्ट्रॉन करेक्टर, वेव करेक्टर ऑफ ए, ये मेरे पास था इलेक्ट्रॉन करेक्टर ऑफ बी। क्लियर? अब ध्यान से देखो, इस बार क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, टॉप के साथ टॉप, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, तो दैट में इनमें सिमेट्री थी। हाँ जी बेटा, मानते हो? इलेक्ट्रॉन ए की वेव और ये इलेक्ट्रॉन बी की वेव थी। क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट, ट्रफ के नीचे ट्रफ, और क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट, तो मींस दीज आर हैविंग सिमेट्री। अगर मैं इन सबको ऐड अप कर दूं तो मेरे पास ये ऐसी वेव बन जाएगी। तो क्या हुआ, इसका और इसका एम्पलीट्यूड ऐड, इसका और इसका एम्पलीट्यूड ऐड, इसका और इसका एम्पलीट्यूड ऐड। तो बेटा देखो, जब ये फेज में थे, when these waves are in phase, तो मेरे पास एरिया बढ़ गया। अगर मेरे पास एरिया बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन कम, एनर्जी कम। तो दिस वाज होल्डिंग गुड फॉर आवर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसेप्ट। ये कंसेप्ट था फॉर आवर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? अब और क्या हो सकता है मेरे पास? ये फिगर ड्रॉ कर लिया, तभी समझ आएगा बेटा ये कंसेप्ट। एक वेव करेक्टर इलेक्ट्रॉन का ये था, एक वेव करेक्टर इलेक्ट्रॉन बी का ये था। तो ये दोनों क्रेस्ट और ये दोनों ड्रॉप और ये दोनों क्रेस्ट, these were aligned, these were in the same phase। अगर ये सेम फेज में था तो बेटा इसमें टोटल वेव फंक्शन phi is given by psi a plus psi b। इसमें जो टोटल वेव फंक्शन है दैट इज गिवन बाय psi a plus psi b। psi a याद है, ये था एम्पलीट्यूड ऑफ वेव a, ये था एम्पलीट्यूड ऑफ आवर वेव b। बेटा psi रिप्रेजेंट्स, याद है इसको psi। तो ड्रॉ करने का कंसेप्ट फिट करता हूँ, ये ऐसे करके, ये हम लोगों ने किया था स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में। तो इसमें टोटल वेव फंक्शन इज गिवन बाय psi a plus psi b। और अब अगर मैं सेकंड कंसेप्ट रिप्रेजेंट करता, अब बेटा मैंने फिर यहाँ पर वेव शो की इलेक्ट्रॉन्स की। अब मैंने यहाँ पर पहली वेव तो कर दी ऐसे, फर्स्ट वेव ऐसे कर दी। अब सेकंड वेव में मैंने क्या किया, यहाँ पर अब इनको
ऐसे शो कर दिया। क्लियर? अब अगर ऐसे शो किया, थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, क्रेस्ट के नीचे ट्रफ, ट्रफ के नीचे क्रेस्ट, और क्रेस्ट के नीचे क्या कर दी, ट्रफ। इनका मैग्नीट्यूड मैंने अभी भी हाई रखा है, तो तुम में से कोई मानेगा नाउ दीज टू आर नॉट इन फेज, पर इसका जो रिजल्टिंग वेव आएगा, हमारा रिजल्टिंग वेव ऐसे करके बन के आ जाएगा। क्लियर? तो इस बार हमारे पास एरिया क्या हो गया, कम। अगर एरिया कम है, इलेक्ट्रॉन्स के आगे पास, पास आने से क्या होता है, रिपल्शन ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। तो दिस वाज कंट्रीब्यूटिंग फॉर आवर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। So in this case, our total wave function is given by psi A minus क्या आ गया, psi B। यहाँ से बेटा हमें कंसेप्ट मिला था, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें वेव्स क्या थी, फेज में है, तो उनका एरिया बढ़ गया। अगर एरिया बढ़ गया तो इनमें रिपल्शन कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। पर इस केस में हमारे पास क्रेस्ट, इसके नीचे ट्रफ, ट्रफ के नीचे क्रेस्ट, क्रेस्ट के नीचे क्या आ गया, ट्रफ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, वेव करेक्टर कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ये इन फेज नहीं थे, तो एरिया कम। अगर एरिया कम तो इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन, एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। बेटा ये बुक्स में नहीं दिया, ये खन्ना सर ने लॉजिक बनाए थे। तो देखो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में पहला डिफरेंस आ गया, total wave function is given by psi a plus psi b, but in this case total wave function is given by psi a minus psi b। मानते हो बेटा ये तो? हाँ जी बेटा, सबको क्लियर हुआ ये कंसेप्ट पहला? हाँ जी बेटा, बोल दो यस Yes, सर या sir. नो सर। गुड। अगर आप इसका एक एग्जांपल भी ड्रॉ करके छोड़ दूं, इसका एक एग्जांपल ये बनाया था, इलेक्ट्रोनेसी बीच में क्या हो गई थी, ज्यादा। एंटी बॉन्डिंग में मेरे पास क्या हुआ था, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेसी आउटसाइड इंक्रीज की थी, बट बिटवीन द न्यूक्लियस दिस इलेक्ट्रोनेसी वाज कम, वाज लेस। तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो यहाँ पर सेकंड डिफरेंस लिख सकता था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी between the nucleus increases, between the nucleus of both atom increases। कह सकता था। इसमें बेटा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस बोल सकता था। हाँ जी बेटा, बोल सकता था ये दो सेकंड डिफरेंस इजीली। हाँ जी बता दो यस सर के नो सर। Yes, sir. अब अगर Yes. मेरे साथ क्लियर हो रहे थे तो बेटा थोड़ा सा तुम लोग बताओ, कोई डिफरेंस आपको स्ट्राइक कर रहा है इन दोनों में, क्या लिखूं? कोई डिफरेंस आपको स्ट्राइक कर रहा है? हाँ जी, क्या बोला था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मूव्स लोअर्स इन एनर्जी, सो एनर्जी ऑफ, इसको बेटा बार बार लिखना पड़ता है, तो मैं बीएमओ लिखकर छोड़ सकता था, एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिक्रीजेस। यहाँ पर एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिक्रीजेस, सॉरी एनर्जी इंक्रीजेस। हाँ जी बेटा लिख सकता था ये थर्ड पॉइंट भी। हाँ जी लिख सकता था ये बेटा, ये खन्ना सर ने शॉर्ट कर दिया, बार बार लिखना पड़ता है इतना बड़ा वर्ड। बीएमओ स्टैंड फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एबीएमओ स्टैंड फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तीन डिफरेंसेस क्लियर बेटा? हाँ जी बोल दो यस सर नो सर। आज मुझसे क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे और ये भी नहीं कि सर क्लियर नहीं, कुछ तो बोल दो। हाँ जी बेटा क्लियर तीन डिफरेंसेस? Yes. हाँ, सर शुक्र है एक बोल रहा था यस सर। हाँ जी सर जो आपने वहां पे जो वो वाली जो बनाई है सर, वो वेव वेव जो बनाई है सर, वो समझ। चल वो मैं अभी समझा देता हूँ, पहले एक बार डिफरेंस खत्म कर दूं, अब समझा देता हूँ, वो एक बार फिर बना के समझा दूंगा। एक बार मैं डिफरेंस खत्म कर दूं, दो और है बस डिफरेंस। एक तुम लोग बताओ अब, कौन मेरे पास बॉन्ड फॉर्मेशन शो करेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग? Sir, bonding. क्योंकि बॉन्डिंग के पास एनर्जी क्या थी, कम, तो लिख सकता था these orbitals contribute in
bond formation. These orbitals contribute in bond formation. तो इनका क्या हो जाएगा? These do not contribute. These do not contribute. मानते हो बेटा ये डिफरेंस? इसके बाद जो लास्ट डिफरेंस था फिर इनको रिप्रेजेंट हम लोगों ने किया सिग्मा और किसके साथ? पाई के साथ। इनकी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आएगी सिग्मा स्टार और सेकंड रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा? पाई स्टार। तो बेटा हो सकता है आपके सीबीएसई के पेपर में इन दोनों के डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्लियर? या कंपटीशन में इनकी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, कौन सी ट्रू कौन सी फॉल्स। तो देखो बॉन्डिंग की स्टेटमेंट्स आ गई, सिमेट्री सेम, energy low, electronegativity between our two nuclei increases, contribute in the bond formation. मुझे देखो इतने डिफरेंसेस याद ही नहीं रहते, मैंने बस दोनों का एक एक फिगर बना दिया ऊपर। फिगर बनाते ही मुझे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डिफरेंसेस क्लियर हो गए। अब अभी मैं आपको ये ग्राफ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इस ग्राफ को छोड़कर बाकी सारा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का कंसेप्ट सबको क्लियर कि नहीं? Yes, sir. सबको? कोई एक स्टूडेंट जैसे अभी भी डाउट है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में? सर हाँ जी, सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला सा कंसेप्ट थोड़ा सा वो डाउट हो रहा है उसमें। ये देख बेटा ये दोनों न्यूक्लियस है, बीच में एरिया क्या दिखाया है मैंने? ज्यादा। हाँ जी, देख रहे हैं पहले केस में ये Yes, sir. क्या थे? न्यूक्लियस है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई। यहाँ पर क्या था? ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, बीच में देखा मेरे पास एम्प्टी स्पेस आ रही है ना? अगर एम्प्टी स्पेस है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि इन दोनों की सिमेट्री। जैसे तुम बच्चे नहीं कहते खन्ना सर मैं नहीं उससे बात करता, मेरी क्लास में देखो तुम इतने स्टूडेंट पढ़ रहे थे, आपने क्या किया? मैंने डाउट्स के लिए बुलाना था, आपने कहा खन्ना सर और कौन आ रहा है? वो ठीक है सर फिर मैं भी आ जाऊंगा। क्यों? तुम दोनों में बनती थी, तुम दोनों में आपस में फ्रेंडशिप थी, तो दोनों आ गए। एक सर मैं नहीं, उसके साथ तो मेरी बात ही नहीं होती, वो तो बड़ा अजीब सा है, मैं नहीं उससे बात करता, सर मुझे डाउट्स के लिए अलग बुला लो, क्लियर? तो क्या हुआ? तुम दोनों की आपस में बन नहीं रही थी, तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे। पर यहाँ पर क्या था? दोनों की सिमेट्री सेम है। अगर सिमेट्री सेम है तो यार इन्होंने प्रॉपर ओवरलैप किया, तो ओवरलैप से क्या हुआ? स्पेस बढ़ गई, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर दी। यहाँ पर ये क्या करने लगे? पास आगे दूसरे को रिपेल करने लगे, दूर जाने लगे। अगर दूर जाने लगे तो हियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू न्यूक्लियर डिक्रीजेस। ये था बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपल सा कंसेप्ट। सिमेट्री सेम, डेंसिटी इंक्रीजेस। सिमेट्री अलग है तो डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियर विल डिक्रीज। क्लियर अब तो? हाँ जी बेटा क्लियर? Yes. चलो गुड, अगर यहाँ तक क्लियर है मैं एक बार फिर आपको पूरा फिगर रिपीट करता हूँ बेटा, जो अभी आपको ड्रॉ किया था ना पाई बॉन्ड्स के बेस पे, फिर ड्रॉ कर देता हूँ। ये किसी पेपर में फिगर आता नहीं है बेटा, इससे हमें डिफरेंसेस समझाने आसान हो जाते हैं। मेरे पास एक वेव ये है, सेकंड वेव ये है, ये फर्स्ट वेव और सेकंड वेव। फर्स्ट वेव मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दी, ये ऐसे मैंने यहाँ पर सेकंड वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दी। ये यहाँ पे ये डिस्टेंस था, यहाँ पे इनकी डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट था। क्लियर? तो यहाँ पे देखो क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट, ट्रफ के नीचे ट्रफ, क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट। तो दैट मींस अगर मैं दोनों वेव्स को ऐड अप करूं तो क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट थी तो ऐड अप हो गया, ऐड अप हो गया तो क्या हुआ? मेरे पास ये एरिया बढ़ गया। तो इतना तो ध्यान में है, अगर एरिया बढ़ जाएगा तो रिपल्शन विल डिक्रीज। रिपल्शन कम हुआ तो एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो दिस वाज होल्डिंग गुड। सपोज यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड था वेव का दैट वाज साई ए, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या था? साई बी। तो टोटल स्पेस फंक्शन वेव फंक्शन इज गिवन बाय साई ए प्लस क्या आ गया? साई बी। अब मैंने एक और वेव कंसीडर की, इस वेव में भी मैंने यहाँ पर पहले ये ड्रॉ कर दिया, अभी मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया। अब मैंने इसके नीचे, इस बार नीचे मैंने क्या किया? यहाँ पर ये कंसेप्ट ड्रॉ कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्रेस्ट के नीचे क्या आ गई? ट्रफ। तो अब भी देखो एम्पलीट्यूड इसी का ज्यादा है, तो जो रिजल्टिंग वेव है उसका हमारे पास ऐसे बढ़ गया, क्योंकि क्रेस्ट इसके नीचे क्या? ट्रफ, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा था तो ये अभी भी ऊपर रहा ट्रफ, और इधर क्या आ गया मेरे पास? क्रेस्ट, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा था तो ये यहाँ पर आ गया, ये लास्ट में आ गया। तो इस बार जो मेरे पास फाई आया दैट इज साई ए माइनस साई बी।
तुम्हारी बुक्स में बेटा ये बस दिया था, मैंने अपना लॉजिक बना दिया। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम, दैट मीन स्पेस कम। अगर स्पेस कम है तो इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन है तो एनर्जी इंक्रीजेस, तो स्टेबिलिटी विल डिक्रीज। ये था बेटा हमारा वेव कंसेप्ट। टोटल वेव फंक्शन या वेव फंक्शन इज साई ए प्लस साई बी, और जब ये फेज में नहीं थी वेव्स, व्हेन दीज आर नॉट इन फेज, देन phi is given by psi a minus psi b। क्लियर? अब बताओ ये डिफरेंसेस मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सबको क्लियर बेटा? हाँ जी बेटा, क्लियर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? यस सर। क्लियर सबको? Yes, sir. सारे बोलो यस सर, तभी मुझे अच्छा लगेगा। Yes, sir. हाँ शुक्र है, ऐसे बोलो। अब उठ जाओ सारे जल्दी से, उठकर मेरे को ऐसे बोलो। अब क्या था, अगर यहाँ तक ये क्लियर है, कर दो ना यस सर। बेटा। आपकी ना, जैसे मैंने सोचा मंडे को टेस्ट, तो हम लोग क्या, अगर संडे को, तो संडे को फिर क्या करेंगे हम लोग, अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। कहीं तुम में से कोई सोचे मैंने मंडे की क्लास रख दी है टेस्ट के लिए, कहीं घूमने जाना होगा सर ने, तो बेटा मैं ऐसा करूंगा, हम लोग संडे को मॉर्निंग में 10 बजे एक एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू। मंडे को आपका टेस्ट रहेगा, हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास संडे कर लेंगे, ताकि हमारा लेक्चर भी खराब ना जाए। ठीक है? तो संडे अभी बता दो सारे, 10 बजे रखूं क्लास या 9 बजे? Sir, 9 बजे। 9 बजे सर। चलो सर, संडे 9 बजे। 9 रख दूंगा, ताकि हमारा ना बेटा ये लेक्चर भी ना खराब हो। और मंडे आपका ग्रुप के टाइम टेस्ट रहेगा। वो बेटा मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें 2 दिन तैयारी के और डाउट्स के लिए मिल जाए। तो बेटा आप सारे ध्यान रखना, संडे को एट 9, संडे को 9 o'clock हम लोग इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक? अब बेटा पहले ये बताओ मेरे साथ, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का कंसेप्ट तो क्लियर। अब क्या था, अभी भी अगर किसी को डाउट है, मैंने अब आपके साथ ऑर्बिटल्स के ओवरलैप शो करने थे, तो मैंने पहला ओवरलैप करना ऑफ 1s। क्लियर? तो देखो बेटा 1s, एक मेरे पास क्या होगा, 1s ओवरलैप। पहला केस आपके साथ ले रहा था 1s का ओवरलैप। 1s का ओवरलैप पक्का है मेरे पास। ये न्यूक्लियस और यहाँ पे पॉजिटिव सिमेट्री है, ये न्यूक्लियस, इसकी भी सिमेट्री क्या है, पॉजिटिव है। तो ये भी 1s, ये भी क्या था, 1s। तो अगर इन दोनों की सिमेट्री सेम है, तो क्या हुआ, ये न्यूक्लियस और यहाँ पर ये न्यूक्लियस, इस बार इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो दिस गिव्स अस फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा 1s। सेकंड केस क्या हो सकता था, यहाँ पर न्यूक्लियस है, इसकी सिमेट्री इस बार क्या थी, प्लस है। ये न्यूक्लियस है, इस बार इसकी सिमेट्री क्या थी, माइनस है। अगर माइनस है तो बीच में इन न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम। अगर कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाहर मेरे पास इंक्रीज कर दी, बाहर इंक्रीज कर दी। तो ये पॉजिटिव और ये क्या था, नेगेटिव। तो दिस इज आवर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको मैंने कर दिया सिग्मा स्टार 1s। अब अगर बेटा किसी को क्लियर था, मैं यहाँ पे 1s ना करके, 1s ना करके यहाँ पे क्या कर देता, 2s। यहाँ पर भी आपके साथ क्या कर देता, 2s। तो मैं यहाँ पे सिग्मा 1s नहीं, यहाँ पे सिग्मा 2s, तो यहाँ पे सिग्मा स्टार नहीं, तो यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s कर सकता था। तो दैट मींस 1s एंड 2s ओवरलैप आर सेम, दोनों सेम आ गए। मानते हो बेटा? हाँ जी बेटा, मानते हो ये सिग्मा के केसेस? क्योंकि आपके कंपटीशन में बड़े आसान क्वेश्चंस आ रखे हैं, ये फिगर्स आ जाते हैं और आपको सॉर्ट आउट करना होता है चॉइसेस में, ये सिग्मा ऑर्बिटल ओवरलैप है या सिग्मा स्टार है, 1s है या 2s है। तो आपको फिगर्स को ध्यान से देखना है और फिर सिमेट्री का ध्यान रखना है, और सिमेट्री के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पक्का है। दिस वाज आवर कंसेप्ट। अब बताओ बेटा, दो ओवरलैप तो क्लियर? हाँ जी बेटा, कर दूं रब? Yes, sir. कर दूं? 1 मिनट सर। हाँ एक बना मिनट। लो बना लो। हाँ जी बेटा, बन गए? 1 मिनट सर। आराम से आराम से। माधवी, खुशी, हैरी, समझ आ रहा है ये टॉपिक के नहीं? Sir, आ रहा है। चल गुड, ये तो खुशी ने बोला, बाकी माधवी, हैरी? यस सर। चलो गुड सर आ रहे। गुड बेटा गुड। कर दूं रब? हाँ जी, कर दूं? यस सर। अब बेटा इसके बाद
मेरे पास देखो 1s का कंसेप्ट आ गया, 2s का आ गया, अब कौन सा रह गया 2px 2py और 2pz। अगर मैं आपके साथ पहले ऑर्बिटल की शेप ड्रॉ करूं, याद है एक ऑर्बिटल ये आता था, दूसरा ऑर्बिटल ये आता था, तीसरा ऑर्बिटल हमारे पास क्या आता था ये। मैंने आपको शुरू से कहा था इसे हम लोग मानते हैं z, इसे और इसे आप चाहे x लिख दो चाहे y, इससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। तो तुम लोग बताओगे, फिर मैं पूछ रहा था इसको यहाँ पर ये 2px, ये था 2py और ये था मेरे पास 2pz। क्लियर? तो इन तीनों में से कौन मुझे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन देता है? सर Z। गुड बेटा, मींस मेरा पढ़ाया क्लियर था। Z को हमेशा, क्योंकि खन्ना सर शुरू से ऐसे समझाते थे, जब ऐसे करते थे पहला कोलिजन हेड ऑन है तो ये Z था, तो मींस सिग्मा 2pz या सिग्मा स्टार 2pz, और ये मेरे क्या होंगे साइडवेज ओवरलैप। जो साइडवेज ओवरलैप है वो किसका हो जाएगा पाई 2px या पाई 2py, या हो जाएगा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। अगर मेरी इतनी बड़ी स्टेटमेंट समझ नहीं आई तो हम लोग फिर अब लेते हैं ओवरलैप ऑफ आवर 2pz ऑर्बिटल। अब मैंने ओवरलैप दिया ऑफ 2pz ऑर्बिटल। तो अगर मैं 2pz ऑर्बिटल को मिक्स कर रहा था, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये ड्रॉ किया, यहाँ ड्रॉ करके ऐसे, प्लस यहीं से पकड़कर ऐसे, इस बार पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ पे कर दिया नेगेटिव नेगेटिव। इन दोनों को मैंने मिक्स किया, सॉरी, दोनों को मिक्स किया पॉजिटिव पॉजिटिव, तो बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी ज्यादा, इधर कम और इधर भी क्या होगी कम, तो ये आ गया पॉजिटिव और ये आ गया नेगेटिव। कौन सा था 2pz और ये भी कौन सा था 2pz। क्लियर? जैसे ये किया तो अब कोई तो मानेगा इसको सिग्मा 2pz लिख सकता था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ जी बेटा, लिख सकता था। यस सर। गुड, अगर ये लिख सकते थे। अब दूसरी बार मैंने क्या किया, अब फिगर थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब आप बताना मुझे साइंस क्या लिखूं। क्लियर? अब ये भी कौन सा था 2pz, ये भी मेरे पास कौन सा था 2pz। अब यहाँ पर मेरे पास कोई तो मानेगा इसका फिगर ऐसे बनेगा इस बार। यस सर। यस सर। तो अब साइन कन्वेंशन लिखवा दो, यहाँ कौन सा साइन शो करे, पॉजिटिव सर माइनस। सर पॉजिटिव। नेगेटिव प्लस, इधर प्लस और इधर माइनस। माइनस। इस बार बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी कम, तो ये सिग्मा स्टार 2pz आ गया। आ गया बेटा सिग्मा स्टार 2pz। यस सर। क्लियर? अब बताओ बेटा सबको, इसलिए मैंने आपको कहा था आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था। तुम लोग बस स्टार्टिंग में थोड़ी देर मुझे बोलने देना 20-25 मिनट, फिर धीरे धीरे हमारा टॉपिक इकट्ठा होने लगेगा। अब याद करो बेटा, स्टार्टिंग में इन्हीं फिगर से स्टार्ट किया था, अब फिर वापस रिपीट किए, क्योंकि अब आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का लॉजिक क्लियर हो रहा था। क्लियर बेटा? कौन सा रह गया, हो गए सारे? हाँ जी बेटा, सभी हो गए या कुछ रह गया? सर एक मिनट। हाँ जी, सिग्मा 1s 2s 2pz हो गया, बचा कौन सा 2px और 2py रह गया। यस सर। रह गया। तो अब यहाँ पर मेरे पास लास्ट में ओवरलैप आ गया 2px, पहला मैंने लिखा 2px ओवरलैप। अब देखो बेटा, चाहे मैं 2px लिख दूं चाहे मैं लिख दूं 2py ओवरलैप, वन एंड सेम थिंग। क्योंकि आपको मैंने शुरू से कहा था जब ये ओवरलैप कर दिया तुम्हारी मर्जी है, इसको x मानो या इसको x मानो, क्योंकि मुझे बस z का ध्यान रखना था, बाकी तो जैसे मर्जी घुमा सकते थे। तो चाहे मैं लिख दूं 2px ओवरलैप चाहे मैं लिख दूं 2py ओवरलैप, मींस वन एंड सेम थिंग। ये फिगर बना लिया सबने? हाँ जी बेटा, बन गया फिगर? यस सर। यस सर। चलो गुड। अब मुझे यहाँ पर 2px और y का कंसेप्ट शो करना है, तो बेटा आप इसे ध्यान से देखना। इसको मैं अब यहाँ पर ऐसे बना सकता था, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव कर सकता था। इसको चाहे मैं बोल दूं 2px चाहे इसे बोल दूं 2py, इसे बोल दूं चाहे 2px चाहे इसे बोल दूं 2py, कर सकता था ये। यस सर। अब देखो बेटा, ऊपर दोनों पॉजिटिव है, ये मैंने न्यूक्लियस एक्सिस दिखा दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव है। बेटा अब ये मुझसे मत पूछना, इसका बुक्स में इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम लोग हर बार ऐसे दिखा देते हैं, एक लोब ऐसे, दूसरा लोब बुक्स में दिखा देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस।
तो ये मैंने सिर्फ इसलिए ऐसे ड्रॉ किया, तुम्हारी बुक्स में है तो ये ऊपर साइन क्या था प्लस और नीचे साइन क्या था माइनस। तो दिस वाज गिविंग अस, ये साइडवेज ओवरलैप था। अगर ये साइडवेज ओवरलैप था तो देखो ये यहाँ पर वी गेट फॉर्मेशन ऑफ पाई टू पी एक्स और दिस वाज आवर पाई टू पी वाई। तो मैं इसको चाहे पाई टू पी एक्स बोल दूं चाहे इसे बोल दूं पाई टू पी वाई। अब मैंने एक बार फिर ओवरलैप कंसीडर किया, अब फिर एक बार ओवरलैप कंसीडर किया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब जब इन दोनों को ओवरलैप किया, अब देखो मैंने ये डॉटेड लाइंस पहले कर दी। अब तुम लोग मुझे सोचकर आंसर देना, तभी मुझे होगा कि हाँ मेरा टॉपिक क्लियर है। अब इस बार नोट्स ऐसे बने, तुम लोग यहाँ पे साइन लिखवाओगे, सबके साइन क्या क्या आएंगे, इसमें साइन क्या शो करें? सर पॉजिटिव, गुड, क्योंकि ये इसका कंसेप्ट था। यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव, गुड, यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब देखो इन चारों लोगों के बीच में इलेक्ट्रोनेसिटी कम, अगर कम है तो ये एंटी बॉन्डिंग था। कौन सा था? पाई स्टार 2px, या ये कौन सा था? पाई स्टार 2py। ये था बेटा हमारे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के कंसेप्ट। ये तुम्हारे पेपर्स में फिगर्स आ जाते हैं, यू हैव टू सॉर्ट देम आउट। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन है, सिग्मा या पाई, सिग्मा स्टार या पाई स्टार, कोई मुश्किल नहीं है, बस इनकी सिमेट्रीज का ध्यान रखो। और मुझसे ये मत पूछना बेटा, क्योंकि ये हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन प्लॉट रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, एक उल्टा यू ऊपर बना देते हैं और एक यू यहाँ बना दो, बस ऐसे याद कर लो। तो ये पॉजिटिव और ये क्या था? नेगेटिव है। ये मत पूछना कि खन्ना सर ये शेप क्यों दी, ऐसी शेप क्यों नहीं दे दी, क्योंकि तुम्हारी बुक्स में ये शेप दे रखी है, इसको इन्वर्टेड यू और अपवर्ड यू, बस और कुछ नहीं। अब बताओ बेटा मेरे साथ आज के लेक्चर में सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px और पाई 2py का सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। अभी बेटा मैंने टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया, अभी बस मैंने आपको इसके बेसिक्स दिए कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या थे, सिग्मा 1s क्या था, सिग्मा स्टार 1s क्या है, पाई 2px क्या है या पाई स्टार 2px क्या है, ये कंसेप्ट क्लियर है। अब आज हम लोग पहला केस कंसीडर करें आपके साथ, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल करें आज। Yes, पहला sir. केस इसे कर दो ना। yes sir, सर एक मिनट, सर एक मिनट। हाँ बना लो आराम से बना लो, तभी आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, सबको समझ आ रहा है ना? कोई एक ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो क्या पढ़ाई जा रहा है खन्ना, ऐसा सर तो नहीं डन। कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा क्या पढ़ा रहे हैं खन्ना सर आज? कर दो रब, yes sir, कर दो, सारे सबने कर लिया बेटा। अब बेटा आज आपके साथ मैंने यहाँ पर आज आसान केस पकड़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पकड़ेंगे उल्टे सीधे केसेस। आज मैंने यहाँ पर हेडिंग दिया फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मैंने यहाँ पर आज आपका पहला केस लिया फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो बेटा देखो ये फिगर ना हर बार हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर हमारे पास एनर्जी इंक्रीजिंग, एनर्जी गोस ऑन इंक्रीजिंग। तो याद है ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया, एटॉमिक ऑर्बिटल, क्लियर, एक हाइड्रोजन का। ऐसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल, क्लियर। अब क्या था इसका, तो याद हो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 1s1। तो बेटा ये इसका मैंने ऑर्बिटल शो कर दिया, यहाँ पर मैंने इसका ऑर्बिटल शो कर दिया। अब ये दोनों मिक्स हुए 1s और इसका भी ये 1s मिक्स हुए, तो क्या हुआ वन ऑर्बिटल मूव्स लोअर इन एनर्जी, एक ऑर्बिटल हमारे पास आ गया लोअर इन एनर्जी, दूसरा ऑर्बिटल हमारे पास चला गया मूव्स हायर इन एनर्जी। तो ये था बेटा इसका फिगर ड्रॉ करने का कंसेप्ट। 1s और 1s दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या था, एक एक है, बोथ आर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो इन दोनों के बीच में मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंसेप्ट, क्लियर। अब क्या हुआ, दोनों ऑर्बिटल्स को मैंने मिक्स किया, एक ऑर्बिटल गया लोअर इन एनर्जी,
इसे आज मैं सिंबल दे सकता था सिग्मा 1s। एक बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मूव कहाँ कर गया, हायर इन एनर्जी। इसे याद है नंबर क्या दिया था, सिग्मा स्टार 1s। अब बेटा इनमें जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करने हैं, तो जो हैरी, माधवी और खुशी आपके साथ कंसेप्ट क्लियर किए थे, अफूबाउ प्रिंसिपल, वही कंसेप्ट है। सबसे पहले दैट ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट व्हिच इज लोअर इन एनर्जी, तो मींस ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे काम पे आ गए सिग्मा 1s में आ गए। तो मींस हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, सिग्मा 1s और इसके में इलेक्ट्रॉन्स के आगे 2। ये तो ये बेटा आ गया राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये था, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये था, दोनों मिक्स हुए। जैसे ही दोनों मिक्स हुए तो दिस ऑर्बिटल मूव्स लोअर इन एनर्जी, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे गए। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया, अफूबाउ। तो बेटा एक तो शायद अभी बता दोगे तुम लोग, जैसे ही मैंने 1s2 लिखा है, तो हाइड्रोजन को क्या बोलूं, पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को। पैरामैग्नेटिक। Diamagnetic. अब बेटा खन्ना सर ने पॉलिटिशियन वर्ड यूज किया था, अगर मैं कहता हाइड्रोजन एटम तब वो पैरामैग्नेटिक है। अब मैंने बोला था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पे घूम रहा है, तो इस बार क्या दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गए। अगर दोनों पेयर्ड अप है तो पक्का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर, तो H2 मॉलिक्यूल डाईमैग्नेटिक आ गया। आ गया बेटा एक पार्ट तो सर क्लियर। हाँ जी सर वहाँ पे जो 1s और 1s आपने बनाया हुआ है सर, उसमें एक एक ऑर्बिटल क्यों है बेटा, सर, याद मतलब कर एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों है सर क्यों, दोनों में? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो 1s1। करते थे। यस सर यस। ठीक आ गया ध्यान में, तो ये भी 1s1, ये भी 1s1, तो दोनों को शेयर किया यहाँ पर। अब ये क्या डाईमैग्नेटिक। अब बेटा इसकी एप्लीकेशन पकड़े थ्योरी की, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल Yes, की sir. थ्योरी का एप्लीकेशन पकड़े। तो बेटा इसकी 3 एप्लीकेशन थी, करें एक एक करके। तो फर्स्ट एप्लीकेशन थी वी कैन प्रिडिक्ट वेदर मॉलिक्यूल कैन, एप्लीकेशंस, application first, molecule can exist, molecule can exist or not। ये इसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले we find out number of electrons, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बेटा ये सिंबल दे दूं चाहे, मानते हो सारे, इतना तो मान जाओगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय NB। ऐसे बेटा एक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनको रिप्रेजेंट किया बाय Na। मानोगे इस टर्म्स को, अगर Nb है तो ये N, N इसके फुट में क्या कर दिया B, N इसके फुट में क्या कर दिया A, तो अगर इसके फुट में B है, दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखो बेटा एक बार ये कंडीशन हो सकती है, एक बार ये कंडीशन हो सकती है, और एक बार ये कंडीशन हो सकती है। मानते हो बेटा, मानते हो। अब तुम लोग बताओ इन 3 कंडीशन में, यानी एक बार बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक बार एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा, एक बार बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में सेम है। अगर मेरा पढ़ाया थोड़ा सा भी क्लियर हो रहा है, बताओगे किस केस में बॉन्ड की फॉर्मेशन आसान है, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में या थर्ड, which will contribute in the formation of bond। सर फर्स्ट। हाँ गुड, Yes. क्योंकि पहले में बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, ज्यादा। अगर बॉन्डिंग में Sir, इलेक्ट्रॉन first ज्यादा है case. तो इनके पास एनर्जी क्या थी, कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो दैट मींस दिस कांसेप्ट विल गिव मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट, यहां पर मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आ गई नीचे की 2, तो मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट, देन मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। अब बताओ बेटा पहली एप्लीकेशन क्लियर कर सकते थे, वी कैन प्रिडिक्ट वेदर मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट और नॉट। बस मैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और कौन से इलेक्ट्रॉन देखूंगा, एंटी बॉन्डिंग। अगर बॉन्डिंग में ज्यादा है तो पक्का है आवर स्पीसीज कैन एग्जिस्ट इन नेचर। अगर वो नंबर इक्वल है या एंटी बॉन्डिंग आर ग्रेटर, आवर मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट। ये बेटा आ गई आज की इस थ्योरी की पहली एप्लीकेशन। सेकंड याद है मैंने कहा था वी कैन फाइंड आउट
we can find out bond order. We can find out bond order. तो बेटा bond order के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, bond order को BO लिख दिया is equal to half, साथ में क्या था NB minus NA. ये बेटा हमें देगा bond order की कैलकुलेशन. Bond order is equal to half NB minus NA. और थर्ड एप्लीकेशन अगर आप में से किसी को ध्यान में हो क्या था, we can predict magnetic behavior. We can predict magnetic behavior of given species. अब बेटा मैंने स्पीसीज इसलिए किया क्योंकि हो सकता है मेरे पास स्पीसीज पे न्यूट्रल हो या इस पे क्या आ जाए, चार्जेस आने शुरू हो जाए. तो बेटा आज के लेक्चर की ना 3 एप्लीकेशंस थी मेन. फर्स्ट, whether molecule can exist or not. Second, we can calculate bond order. Third, we can find out whether our given species is paramagnetic or diamagnetic in nature. तो बेटा अब बताओ यहाँ तक जितना मैंने अभी बोला है, ये 3 एप्लीकेशंस के कंसेप्ट क्लियर हुए. अभी मैंने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट नहीं किया, मैंने सिर्फ आपके साथ कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ऑफ आवर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ये तीनों एप्लीकेशंस के लॉजिक क्लियर, ये नोट डाउन कर लिए बेटा पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट, Yes, sir. सेकंड और ये थर्ड, तीनों पॉइंट्स नोट कर लिए. Yes, sir. हाँ जी बेटा सबने कर दो ना, सिर्फ क्योंकि मैंने अब यहाँ पर एप्लीकेशन शो सर लास्ट वाला मत करना बस. हाँ बस लास्ट वाला बेटा थर्ड था, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ गिवन स्पीसीज. नहीं सर लास्ट वाला रब मत करना बस, बाकी सारा नहीं करता मैं, सारा लिख लो पहले, इस टॉपिक को जल्दी नहीं भगाएंगे. थर्ड, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ गिवन स्पीसीज. ये खन्ना सर का सी बड़ा अच्छा है, तो ये समझ लेना सी, और ये बी भी बड़ा अच्छा बना दिया मैंने. तो गिवन, हाँ जी कर दो ना, हाँ जी कर दो. यस सर. अब बेटा आप मुझे देखकर बताना, मुझे तो ना कुछ भी नहीं आ रहा इसका. अब आप स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर देखकर बताओ बेटा, ये जो मैं लिख कर बैठा हूँ, क्लियर. इस केस में मेरे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन, पहले तो कॉन्फ़िगरेशन तो आ गई सिग्मा 1s2. तो बेटा अब आप बताओ कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं. बॉन्डिंग में 2 और एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है. तो दैट मींस यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग. तो पहली एप्लीकेशन तो आ गई मॉलिक्यूलर ऑर्डर थ्योरी. H2 molecule can exist. H2 molecule can exist. आगे बेटा मेरे पास पहली, हाँ जी सर ये अपने एंटी बॉन्डिंग का सर कैसे कहाँ से देखा सर? ये देख बेटा एंटी बॉन्डिंग का ये ऑर्बिटल था सिग्मा स्टार 1s एम्प्टी खाली पड़ा. यस सर. अगर खाली पड़ा है तो दैट एंटी बॉन्डिंग में 0 और बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2. तो बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर है आवर मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट. पहली एप्लीकेशन आ गई. सेकंड, अगर आप में से किसी को ध्यान में हो क्या था, वी कैन फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर क्या था, हाफ NB minus NA. तो अब बेटा देखो यहाँ पर हाफ, बॉन्डिंग में कितने 2, एंटी बॉन्डिंग में 0, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया. यही तो छोटी क्लास से पढ़ा था HH. आगे 2 एप्लीकेशंस, यस. आगे 2 एप्लीकेशंस. अब थर्ड क्या था, whether this is paramagnetic or diamagnetic. दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, पेयर्ड अप. अगर पेयर्ड अप है तो पक्का दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज डाइमैग्नेटिक इन नेचर. दिस मॉलिक्यूल इज डाइमैग्नेटिक इन नेचर. मानते हो ये आ गया डाइमैग्नेटिक इन नेचर. अब बताओ बेटा सबको मेरे साथ H2 पहला केस एक सिंपल क्लियर हुआ. हाँ जी सबको क्लियर हुआ, बता दो यस सर नो सर. Yes, sir. यस सर. पर एक अभी भी मेरा साथी था, मेरा साथी मीन्स उसको अभी भी था करना सर ये क्या पढ़ाया कैसे किया है कुछ नहीं समझ आया. तो मैं बेटा सेकंड मॉलिक्यूल कंसीडर करूं आज. अब सेकंड मैंने लिया फॉर्मेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल. क्लियर. अब सेकंड केस मैंने लिया फॉर्मेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल. तो ये He2 मॉलिक्यूल में अब ये फॉर्मेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल में मुझे हीलियम का, तो
तो मुझे हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में था। क्या था हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन? 1s2। मानते हो सभी? हाँ जी बेटा, मानते हो सभी? Yes, sir. अगर मानते थे तो गुड। यहाँ पे ये 1s आ गया, यहाँ पर ये दूसरा 1s आ गया। ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये भी क्या था? एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों को मिक्स किया तो एक ऑर्बिटल चला गया लोअर इन एनर्जी और एक ऑर्बिटल मूव कर गया हायर इन एनर्जी। तो यहाँ पर ये क्या था? 1s। ये भी मेरे पास क्या था? 1s। इस बार इधर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कौन सा था? सिग्मा 1s और ये कौन सा था? सिग्मा स्टार 1s। क्लियर? अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो देखो बेटा, मैं बोल कर कौन सा प्रिंसिपल किया था? अफुबॉव। अफुबॉव कहता था पहले नीचे के ऑर्बिटल को कंप्लीटली फिल, देन मूव टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो ये आ गया बेटा, यस सर। आ गया। अब याद करो, मैंने 3 एप्लीकेशंस करी थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्लियर? पहला, अब आप बताओ बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग में कितने कितने हैं? Sir, 2. है ना, दोनों में 2 2। तो याद है, अगर दोनों इक्वल थे, आवर मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट। हाँ जी बेटा, मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट, मान गए? हाँ Yes, जी। sir. एक स्टूडेंट था, वो कहता सर कैसे, मैं नहीं मानता। होता ना हर बार। एक स्टूडेंट कहता खन्ना सर कैसे, चलो मैं भी नहीं माना। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या था? हाफ Nb माइनस Na। तो हाफ 2 माइनस 2, तो आंसर 0 आ रहा है। हाँ जी, अगर 0 आ रहा है तो दैट मींस दिस स्पीशीज कैन नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। इसलिए मैंने पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पकड़ा ही नहीं, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो वो क्या पकड़ना है? अब बताओ बेटा, मेरे साथ अभी आज आसान केस क्लियर हुए। Yes, sir. तो Yes, sir. आसान केस सबको समझ आए, या कोई एक अभी भी मेरा भाई या खन्ना सर कुछ नहीं समझ आया? हाँ जी, क्लियर? सर एक बार नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट कर देना। क्या बेटा? हाँ वैभव बता दे, क्या कह रहा है? रिपीट वैभव। सर एक बार नेक्स्ट लेक्चर से पहले ना सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देना सर ये बेटा अभी आज मैंने केस किए ही नहीं, ये सारा नेक्स्ट टाइम रिपीट होगा हमारा, जितना पढ़ाया ना ये सारा। क्योंकि आज मैंने अभी सिर्फ 2 आसान, और तुम्हें से किसी ने वर्ड सुना था स्पीसीज, मैं आज अभी सिर्फ ये बना रहा था। नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा? हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन माइनस, हाइड्रोजन। ऐसे ही यहाँ पर हीलियम 2 प्लस, हीलियम 2 माइनस, ऐसे बड़े बड़े केसेस आएंगे, ये सारे रिपीट होंगे। आज तो जस्ट कहूँ मैंने फाउंडेशन रखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। ओके इसलिए सर। हमने संडे क्लास भी कर दी, ताकि हमारा कंटिन्यूटी में ये टॉपिक खत्म हो जाए। ठीक है सर। ठीक है सर। यस सर। हाँ जी, सर मेरा ये वाला लेक्चर ना सर 5 मिनट स्टार्टिंग के 5 मिनट मिस हो गया था सर। आपने वहाँ पे He2 मॉलिक्यूल क्यों लिया सर? क्या बेटा? मैंने इससे सर पहले यहाँ पे He2 मॉलिक्यूल हम क्यों ले रहे हैं? बेटा ये तो एग्जांपल ले रहे थे, पहला केस H2 लिया, H2 के बाद He2। तो सर उसमें 2 क्यों लगा हुआ है? क्योंकि बेटा मॉलिक्यूल बना दिया। अगर मैं अकेला हीलियम लिखता तो ये एटम था, अगर मैं हाइड्रोजन अकेला लिख रहा हूँ एटम है, अगर मैंने 2 हाइड्रोजन को कंबाइन कर दिया तो ये बन गया H2। इसे मैंने उनको कॉमन नेम क्या दिया? होमो डाइएटमिक स्पीशीज। होमो डाइएटमिक, क्योंकि दोनों सेम थे। H2। ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में आएगा N2, और आएगा O2, और आएगा F2। क्लियर? और आएगा हमारे पास लिथियम ट्वाइस, और आएगा बेरिलियम 2, और आएगा B2। तो मैंने अप टू 10 एटॉमिक नंबर सारे केसेस लेने, 1 से लेकर 10, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ही सिर्फ पहले 10 केसेस के लिए। ठीक? यस सर। क्लियर? अब आज का लेक्चर सबको क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. मिंटू ने भी कह दिया, बाकियों ने भी। माधवी, खुशी और हैरी, आप तीनों को? Yes, sir. चलो गुड, अगर क्लियर हुआ तो बेटा आज का लेक्चर भी ना मैं आपको थोड़ी देर में 2-2.5 घंटे लगते हैं इसे अपलोड करने में, प्रोसेस करने में, फिर आपको ये ट्रांसफर कर दूंगा। मैं मैसेज भी डाल दूंगा। संडे सबने ध्यान रखना है, तुम्हारी नींद खराब होगी तो मेरी भी होगी। मैं भी तो 9 बजे उठूंगा तुम्हें पढ़ाने के लिए, ये तो संडे सारे आराम करते हैं, हम लोग संडे क्लास कर लेंगे, ताकि तुम्हें मंडे टेस्ट के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाए तैयारी करने। ठीक? यस सर। यस सर। यस सर। ओके जी, ओके जी, थैंक यू सर। ओके बेटा।